हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात अर्थात ट्रॉपिकल साइक्लोन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देखें कि चक्रवात क्या हैं। इस तथ्य से आप परिचित हैं। वैसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित जो अध्ययन सामग्री मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें भी इस बात की चर्चा की गई है। आइए इसे रिकॉल कर लें। तो एक ऐसा वायु विक्षोभ जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर की ओर लगभग वृत्ताकार रूप में उत्तरोत्तर उच्च वायुदाब पाया जाता है, चक्रवात कहलाते हैं। अतः एक चक्रवात में क्षैतिज रूप में हॉरिजॉन्टली परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं, परंतु पृथ्वी के कॉरियोलिस बल तथा रगड़ के कारण ये हवाएं जो हैं सीधे केंद्र पर न पहुंचकर समदाब रेखाओं को 20 डिग्री से 40 डिग्री के न्यून कोण पर काटते हुए चलती हैं। उस अध्ययन सामग्री में हम लोगों ने इस बात की भी चर्चा की थी कि उत्पत्ति क्षेत्र तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर चक्रवातों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, और दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अर्थात ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो प्रस्तुत वीडियो में हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित विभिन्न विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो दोस्तों, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आप एक नज़र डालें। पहला कि इनकी उत्पत्ति ग्रीष्मकाल में होती है अर्थात गर्मियों के मौसम में। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 27 डिग्री से ऊपर तापमान वाले गर्म सागरों के ऊपर ही इनकी उत्पत्ति होती है। इसका कारण है कि चक्रवात के केंद्र की जो आरोही वायु है अर्थात ऊपर उठने वाली जो वायु है उसका तापमान तथा आर्द्रता अधिक होने से काफ़ी मात्रा में संघनन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त होती है, जो चक्रवात की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो संघनन की गुप्त ऊष्मा अर्थात लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, इस तथ्य से आप परिचित हैं कि जैसे ही गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो वह संघनित होती है और ठंडी होती है। तो इस क्रम में उसमें से जो हीट एनर्जी है वह बाहर निकलती है। तो इसी हीट एनर्जी को संघनन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इनकी उत्पत्ति महासागरों के पश्चिमी भाग में ही होती है। इसका कारण है कि महासागरों के पूर्वी भाग में ध्रुवों की ओर से ठंडी महासागरीय धाराएं चलती हैं, जो इनकी उत्पत्ति की दशा के प्रतिकूल होती है। इसीलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति महासागरों के पश्चिमी भाग में होती है। चौथी महत्वपूर्ण बात कि विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य कॉरियोलिस बल प्रभावी नहीं होता है। अतः इनके मध्य चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि कॉरियोलिस बल ही प्रवाही पवन में चक्रता उत्पन्न करता है। अर्थात 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में कॉरियोलिस बल जो है वह प्रभावी नहीं होता है और इसी कॉरियोलिस बल के कारण ही चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि पवन में यह चक्रता उत्पन्न करता है, घुमाव उत्पन्न करता है और फाइनली इससे उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताओं को देखेंगे।
तो सबसे पहले इनकी आकृति पर चर्चा करते हैं। तो इन चक्रवातों की आकृति में काफ़ी भिन्नता होती है। ये प्रायः वृत्ताकार तथा अंडाकार होते हैं, परंतु टॉर्नेडो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का ही एक प्रकार है, एक रूप है, इसकी आकृति, टॉर्नेडो की आकृति कीप के आकार की होती है, जिसमें धरातल के पास इनका व्यास कम होता है तथा ऊपर की ओर उत्तरोत्तर अधिक होता चला जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इन चक्रवातों के केंद्र पर वृत्ताकार शांत क्षेत्र पाया जाता है, जिसका व्यास सामान्यतः 24 किलोमीटर होता है। वैसे कभी कभी इसे 8 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक भी अंकित किया गया है। और इस वृत्ताकार शांत क्षेत्र को जो चक्रवातों के मध्य में होता है, उसे चक्रवात का चक्षु कहा जाता है, आई ऑफ द साइक्लोन। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि चक्रवात के चक्षु भाग में पवन का वेग जो होता है अत्यंत कम होता है तथा इसमें चारों दिशाओं से हवाएं बहती हैं। इसके भीतर तापमान अधिक और आर्द्रता जो है, ह्यूमिडिटी कम होती है। अतः इसके ऊपर, चक्षु के ऊपर आकाश जो होता है वह प्रायः मेघ रहित होता है, अर्थात बादल नहीं होते हैं। इसे हम आगे रेखा चित्र में देखेंगे। तो आगे बढ़ें। इन चित्रों में चक्रवात को दर्शाया गया है। यह सामान्य चक्रवात है और यह टॉर्नेडो का एक चित्र है। इसे आप ध्यान से देखें। वैसे परीक्षाओं में अगर चक्रवात को दर्शाना होता है तो उसका रेखा चित्र आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ चक्षु है और इसके चारों तरफ ये समदाब रेखाएं हैं और ये हवाएं जो हैं इन समदाब रेखाओं को 20 डिग्री से 40 डिग्री के न्यून कोण पर काटते हुए चल रही हैं। और जो बादल होते हैं वो इस चक्षु के चतुर्दिक अर्थात चारों तरफ इस रूप में फैले होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो दूसरी प्रमुख विशेषता है, इनका विस्तार, एक्सटेंट, इसे देखें। तो सामान्य रूप से इनका व्यास जो होता है वह 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक का होता है, परंतु कभी कभी इनका व्यास 50 किलोमीटर से कम और 800 किलोमीटर से भी अधिक पाया जाता है। इनका जो ऊर्ध्वाधर विस्तार होता है अर्थात वर्टिकल, वह 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक होता है। तो ये चक्रवात की जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनके विस्तार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की वायु प्रणाली कैसी होती है, इस पर हम लोग चर्चा करें। तो सबसे पहले क्षैतिज वायु प्रणाली को देखें। तो इसके केंद्र में वायु दाब जो होता है अर्थात जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है, वहाँ वायु दाब 920 मिलीबार से 950 मिलीबार तक पाया जाता है। ऐसे सामान्य वायुमंडलीय दाब जो सागरों के ऊपर पड़ता है वह 1024 मिलीबार के आसपास होता है। लेकिन जब एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है तो उसके केंद्रीय भाग में अर्थात चक्षु के पास वायु दाब जो होता है 920 मिलीबार से 950 मिलीबार तक पाया जाता है तथा कभी कभी इसे 914 मिलीबार तक भी अंकित किया गया है। अतः परिधि से केंद्र की ओर तीव्र गति से हवाएं चलती हैं और इन हवाओं की गति जो होती है सामान्यतः 120 किलोमीटर प्रति घंटा से 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, परंतु टॉर्नेडो में हवाओं की जो गति होती है वह 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड की गई है। तो ये क्षैतिज वायु प्रणाली है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक चक्रवात में वर्टिकली 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं। लेकिन 2 किलोमीटर के ऊपर 10 किलोमीटर से जो 15 किलोमीटर का एरिया है वहाँ चक्रवातों के भीतर से बाहर की ओर वायु का निस्राव होता है
अर्थात वायु बाहर निकलती है। अतः अभिसरण के बावजूद अर्थात चारों दिशाओं से हवाएं केंद्र की तरफ जो आती हैं उनका जो अभिसरण होता है, इसके बावजूद भी केंद्र में जो है निम्न दाब बना रहता है, लो प्रेशर जोन ये बना रहता है। यहाँ चौथी महत्वपूर्ण बात कि चक्रवात के चक्षु में ऊपर से शीतल वायु भी अवतलित होती है अर्थात नीचे उतरती है, क्योंकि सामान्यतः यह शांत क्षेत्र होता है। इस रेखा चित्र में चक्रवात की एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की वायु प्रणाली को दर्शाया गया है। इसे आप देखें कि 1 से 2 किलोमीटर तक क्षैतिज रूप में वायु परिधि से केंद्र की ओर चल रही है, फिर यह ऊपर उठती है और 10 से 15 किलोमीटर तक यह बाहर निकलती है। और बादलों का जो जमावड़ा होता है वह इस शांत क्षेत्र के बाहर ही होता है और ऊपर से वायु जो है सो नीचे अवतलित होती है। तो ये चित्र जो है वह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की वायु प्रणाली को दर्शाते हुए बनाया गया है। इसे आप ध्यान से देख लें। अब दोस्तों परीक्षा में प्रश्न आता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना पर चर्चा करें, तो उसमें आप लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आकृति, उसका विस्तार और उसकी वायु प्रणाली, इन तीनों तथ्यों को लिखेंगे। आगे बढ़ें। अब चक्रवात की संचलन या गति, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है सो कैसे चलते हैं उस पर हम लोग चर्चा करें। तो सामान्यतः ये चक्रवात जो हैं वह विषुवत रेखीय पछुआ पवनों एवं व्यापारिक हवाओं के साथ साथ पूरब से पश्चिम दिशा में गमन करते हैं और इनकी गति जो है गमन करने की वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की होती है। यहाँ आप इस रेखा चित्र में जो विषुवत रेखीय पछुआ पवनों की जो उत्पत्ति होती है उसे दर्शाया गया है। इसे आप देखें। जैसा कि आपको पता है कि विषुवत रेखा के पास उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवा और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवा एक दूसरे की तरफ बहते हुए अभिसरित होती हैं और एक दूसरे से टकराने के क्रम में एक पवन प्रवाह जो है पश्चिम से पूरब की ओर शुरू हो जाता है। इसे ही विषुवत रेखीय पछुआ पवन कहा जाता है। आप लोगों को यह भी याद होगा कि यह जो विषुवत रेखा के क्षेत्र में जो व्यापारिक पवनें मिलती हैं एक दूसरे से, तो इसको ITCZ भी कहा जाता है, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से ये ITCZ जो है वह क्रमशः उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता है। तो ITCZ जैसे ही गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध में जब उत्तर की ओर खिसकता है तो ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवा जो है वह विषुवत रेखा को पार करती है और इस क्रम में जो कॉरियोलिस बल है उस कॉरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं और इसी क्रम में चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ें। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा कुछ विशेष मार्गों का अनुसरण किया जाता है गमन करने के लिए। संभवतः गर्म समुद्री धाराएं इनके मार्ग को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। महासागरों के पश्चिमी किनारों पर पहुंचकर ये चक्रवात ध्रुवों की ओर मुड़ जाते हैं। प्रायः ये चक्रवात महासागरों पर उत्पन्न उच्च वायुदाब क्षेत्रों के पश्चिम की ओर से अपनी दाईं ओर मुड़ जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में। इस प्रकार पछुआ पवनों की पेटी में प्रवेश करने के उपरांत इन चक्रवातों की पूरब की यात्रा प्रारंभ होती है और अयनवर्ती क्षेत्र अर्थात ट्रॉपिकल जोन से दूरी बढ़ने के उपरांत उष्णार्द्र वायु की आपूर्ति इसमें से समाप्त होने लगती है और उसके बाद ये विघटित होने लगते हैं या फिर ध्रुवीय वायु राशि के खींच कर इसमें चले आने से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताओं से युक्त हो जाते हैं।
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित जो अध्ययन सामग्री है उसमें मैंने इस तथ्य की चर्चा किया है। आगे बढ़ें। अब इनका जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जीवन काल जो है वह लगभग 1 सप्ताह का होता है और इनका विघटन स्थल खंडों पर अथवा शीतल समुद्री जल के ऊपर प्रारंभ हो जाता है। स्थल खंडों पर पृष्ठीय घर्षण के कारण इनका विघटन होता है और यह जो है पृष्ठीय घर्षण स्थल खंडों का इन चक्रवातों के विघटन का एक प्रमुख कारण होता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता कि अब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का मौसम किस प्रकार का होता है, आइए इसे देखें। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से भिन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वर्षा के विभिन्न कोष नहीं होते हैं। जैसा कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में आपने देखा होगा कि उष्ण वाताग्र, उष्ण वृतांश, उसके बाद शीत वाताग्र और शीत वृतांश होता है और किसी क्षेत्र से जब ये चारों भाग गुजरते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के, तो उसके अनुसार उस क्षेत्र का मौसम जो है प्रभावित होता है और बारिश होती है। तो इस प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में वर्षा के विभिन्न कोष होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में ऐसे कोष नहीं पाए जाते हैं। अधिकांश वर्षा चक्रवातों के केंद्रीय भाग के चतुर्दिक अर्थात चारों तरफ एक संकरी पेटी के रूप में ही संकेंद्रित होती है, जैसा कि इस रेखा चित्र से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ें। विभिन्न चक्रवातों में उनकी तीव्रता, उनकी इंटेंसिटी, उनके आकार तथा विस्तार के अनुसार वर्षा की वास्तविक मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। जब कभी भी चक्रवात के मार्ग में पर्वत पड़ जाते हैं तो वायु के ऊपर उठने से वर्षा की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। अयनवर्ती क्षेत्रों में अर्थात ट्रॉपिकल जोन में अधिकांश भागों में ग्रीष्मकाल में इन्हीं चक्रवातों से वर्षा होती है। एक चक्रवात में सामान्यतः 12 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। हालांकि एक चक्रवात से एक दिन में 115 सेंटीमीटर वर्षा तक भी रिकॉर्ड की गई है। अब हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार को देखेंगे। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मौसम, आकार तथा सामान्य स्वभाव में इतना अधिक अंतर होता है कि उन्हें विशिष्ट प्रकारों में विभाजित करना कठिन है। फिर भी तीव्रता के आधार पर, इंटेंसिटी के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्षीण चक्रवात और दूसरा प्रचंड चक्रवात। आइए इन्हें देखते हैं। क्षीण चक्रवातों के अंतर्गत व्यापारिक हवाओं के साथ पूरब से पश्चिम की ओर चलने वाली पूर्वी तरंगों अर्थात ईस्टर्न डिस्टर्बेंस तथा उष्णकटिबंधीय अवदाबों अर्थात ट्रॉपिकल डिप्रेशन, इनको शामिल किया जाता है। उष्णकटिबंधीय विक्षोभों में अर्थात ईस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होते हैं उनमें समदाब रेखाएं स्पष्ट नहीं होती हैं, जबकि जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन होते हैं उनमें 1 या 2 समदाब रेखाएं पाई जाती हैं। इन उष्णकटिबंधीय अवदाबों की उत्पत्ति अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के साथ साथ होता है। इसके अंदर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलती हैं। ये मुख्य रूप से भारत तथा ऑस्ट्रेलिया को गर्मियों में प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होकर के ये भारत के अंदर पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिशा में गमन करते हैं। प्रभावित क्षेत्रों में ये भयंकर वर्षा प्रदान करते हैं। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया में इन अवदाबों को मॉनसूनी अवदाब भी कहा जाता है। ये चीन एवं जापान में भी उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रचंड चक्रवात, इसके अंतर्गत हरिकेन या टाइफून तथा टॉर्नेडो को शामिल किया जाता है। हरिकेन या टाइफून जो होते हैं तो इनमें समदाब रेखाओं की संख्या अधिक होती है
और ये अस्पष्ट होती है। केंद्र से परिधि की ओर प्रपाती दाब प्रवणता पाई जाती है, काफ़ी अंतर पाया जाता है दाब में, और यह 10 मिलीबार से 55 मिलीबार तक अंकित की गई है। अतः परिधि से केंद्र की ओर 120 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक हवाएं चलती हैं हरिकेन या टाइफून में। इसके बीच में चक्रवात का वृत्ताकार चक्षु होता है जहां हवाएं शांत होती हैं। इसके अग्र तथा पश्च भाग में तीव्र वर्षा होती है, आगे और पीछे। यूएसए में इन्हें हरिकेन कहा जाता है और चीन में इसको टाइफून कहा जाता है। इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है हरिकेन या टाइफून की कि इनके साथ प्रति चक्रवात जो है नहीं चलते हैं, एंटी साइक्लोन। आगे बढ़ें। टॉर्नेडो जो होता है आकार की दृष्टि से सबसे छोटा होता है, लघुत्तम होता है, परंतु प्रभाव के दृष्टिकोण से यह सबसे प्रलयकारी तथा भयंकर होता है। यह मुख्य रूप से यूएसए की मिसिसिपी घाटी में तथा ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होता है टॉर्नेडो। वैसे समस्त उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में टॉर्नेडो उत्पन्न होते रहते हैं। इसका आकार कीपाकार होता है, इस बात की चर्चा हम लोगों ने पहले किया है। चौड़ा भाग ऊपर स्थित कपासी बरसी मेघ से जुड़ा होता है। कीप का व्यास निचले भाग में 90 से 460 मीटर तक होता है। केंद्र में अत्यधिक निम्न दाब पाया जाता है तथा परिधि की ओर उच्चतम वायुदाब अंकित किया जाता है। इसमें पवन का वेग 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक अनुमानित किया गया है, लेकिन इसका जीवन काल जो होता है केवल 8 मिनट तक का होता है। फिर भी इस 8 मिनट तक के जीवन काल में इसमें जान माल की भयंकर क्षति होती है। इनकी उत्पत्ति जो होती है टॉर्नेडो की शीत वाताग्र के सहारे आर्द्र उष्णकटिबंधीय हवाओं को ऊपर ठेल दिए जाने से होती है। वैसे कभी कभी धरातलीय भाग के स्थानीय उष्मन के फलस्वरूप भी जो संवहन तरंगे उत्पन्न होती है उनसे भी टॉर्नेडो की उत्पत्ति हो जाती है। आगे बढ़ें। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के वितरण पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो विश्व के निम्नलिखित 6 क्षेत्रों में इनकी उत्पत्ति होती है। ये 6 क्षेत्र कौन है, ये देखें। तो पहला उष्णकटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र, दूसरा उत्तरी प्रशांत महासागर का पश्चिमी अयनवर्ती क्षेत्र, तीसरा उत्तरी प्रशांत महासागर का पूर्वी अयनवर्ती क्षेत्र, चौथा उत्तरी हिंद महासागर, पांचवा दक्षिणी हिंद महासागर और छठा दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसे आप ध्यान से देख लें। आगे बढ़ें। अब उष्णकटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में कहाँ कहाँ इनकी उत्पत्ति होती है इसे आप देखें। तो इसके अंतर्गत जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें केप वर्डे द्वीप, फ्लोरिडा तथा यूएसए के अटलांटिक तट का दक्षिणी भाग, उत्तरी कैरेबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी में प्रतिवर्ष 7 चक्रवात उत्पन्न होते हैं और अधिकांश जो होते हैं वो हरिकेन प्रकार के होते हैं। दूसरा उत्तरी प्रशांत महासागर का पश्चिमी अयनवर्ती क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन, तो मुख्यतः चीन सागर, फिलीपींस, दक्षिणी जापान में इनकी उत्पत्ति होती है और इनकी संख्या 21 तक होती है। चीन में इसे टाइफून कहा जाता है। तीसरा उत्तरी प्रशांत महासागर का पूर्वी अयनवर्ती क्षेत्र, तो मैक्सिको के पश्चिमी तट पर उत्पन्न होकर के मध्य अमेरिका के कैलिफोर्निया तट तक ये प्रवाहित होते हैं तथा कभी कभी हवाई द्वीप समूह तक भी ये पहुंच जाते हैं। इनकी संख्या वर्ष में 5 से 7 तक होती है। चौथा उत्तरी हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में इनकी उत्पत्ति होती है। पांचवा दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर से लेकर के 90 डिग्री पूर्वी देशांतर तक अर्थात रियूनियन द्वीप एवं मॉरिशस तक इनकी उत्पत्ति होती है दक्षिणी हिंद महासागर में।
दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी पश्चिमी तट के निकट तिमोर सागर में इनकी उत्पत्ति होती है और 170 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से क्वींसलैंड एवं न्यू साउथ वेल्स तक, साउथ वेल्स के पूर्वी तट के बीच के क्षेत्र में इनकी उत्पत्ति होती है। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख उत्पत्ति क्षेत्र हैं, इसे आप ध्यान से देख लें। अब अगर विश्व मानचित्र पर इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के वितरण को अगर दर्शाने की जरूरत पड़े तो आप इस रूप में इसे दर्शा सकते हैं, इसे आप ध्यान से देख लें। आगे बढ़ते हैं। अब अगर परीक्षाओं में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इस पर आप इसे ध्यान से देखें, इस तथ्य को। वैसे इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी किया है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ग्रीष्मकाल में तथा 27 डिग्री से ऊपर तापमान वाले गर्म सागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं। इसका कारण है कि चक्रवात की आवश्यक ऊर्जा उष्णार्द्र वायु के संघनन से प्राप्त गुप्त उष्मा से, लेटेंट हीट से ही प्राप्त होती है। महासागरों के पश्चिमी भाग में ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्वी भाग में ठंडी जलधाराएं होती हैं जो इनकी उत्पत्ति की दशा के प्रतिकूल होती हैं। पुनः इनकी उत्पत्ति 5 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य नहीं होती है, क्योंकि पृथ्वी के कॉरियोलिस बल द्वारा उत्पन्न आवर्तिता का यहाँ पर अभाव होता है। जैसा कि आपको पता है कि कॉरियोलिस बल तथा पृथ्वी की अक्षीय गति वायु में चक्रता उत्पन्न करती है, जिसका भूमध्य रेखा पर अभाव होता है। उपरोक्त जो हम लोगों ने आवश्यक दशाओं की चर्चा की, उसके साथ जब ग्रीष्म काल में अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर अग्रसर होता है, तब दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं विषुवत रेखा पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रविष्ट होती हैं। ज्यों-ज्यों ये उत्तर की ओर अग्रसर होते हैं, इनमें कॉरियोलिस बल के कारण चक्रता उत्पन्न होने लगती है। इनका प्रारंभ एक विक्षोभ के रूप में होता है, फिर ये गर्त चक्रों में, डिप्रेशन में तथा अंततः पूर्ण विकसित चक्रवातों के रूप में परिणत हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी व्यापारिक हवाओं का उत्तरी व्यापारिक हवाओं से विरोध होता है, जिससे इनमें चक्रीय गति उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं। मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। एक महत्वपूर्ण तथ्य आप ये समझ लें, एक है सैफिर सिम्पसन हरिकेन वायु पैमाना, सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। यह 1 से 5 तक की रेटिंग का पैमाना है, जो तूफान में वायु की गति के आधार पर क्षति का पैमाना है। क्षति की माप करता है कि वायु की गति कितनी होगी तो कितनी क्षति होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।